दिस इज अ चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्लास 9th। इस वाले चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम इसमें टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसमें कुछ हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज पर द एनसीईआरटी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, कैसे हमारा इंप्रूवमेंट होता है, एंड क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। देन ऐसे हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, दिस विल बी द टॉपिक नंबर 9। और 10वां जो टॉपिक रहेगा क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसी तरीके से स्टोरेज ऑफ ग्रेन, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पीसी कल्चर्स, इनलैंड फिशर्स, बी कीपिंग एंड मरीन फिशर्स। तो दीज आर द टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो काफी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें हमने शॉर्ट नोट्स लगाए हैं, तो काफी ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो हमारा जो चैप्टर है, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में आपको बताया गया है। तो हमें अपने जनरेशन के लिए किस तरीके से फूड का जो इम्प्रूव करना है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास एक मेजर फूड रिसोर्स होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्लांट से हमें खाने के लिए सब चीजें मिलती है। ऐसे ही हमें एनिमल से, जैसे मिल्क हो गया, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट हो गए, तो दीज आर द थिंग्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है। तो वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वी कैन से। और कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है हमारी इंक्रीज हो रही है। इंडिया की नहीं, अगर हम पूरी अर्थ की पॉपुलेशन देखें तो वो पूरी की पूरी इंक्रीज होती जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बता दूं, तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी अपनी क्रॉप्स की। फार्मर्स को एक अच्छे टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो इजीली क्रॉप को अपने पास तक ला सके, मतलब उनको इजीली यूज कर सके। तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, एक आर्ट है। एग्रीकल्चर होगा तभी ये सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, एक आर्ट है, और बेसिकली क्या है, एक साइंस है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रॉप को सीजन वाइज लगाते हैं। जैसे सपोज करो अभी विंटर सीजन चल रहा है, फिर समर सीजन आएगा, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीजन हमारे इंडिया में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, और उसके जैसे जैसे सीजन आया तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को लगा दिया, फिर हम उनको प्रॉपर टाइम पर क्या करते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, हमारे पास एक एग्रीकल्चर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स को लगाकर उनको यूज करते हैं, और उनको क्या करते हैं, आने वाले समय के लिए कुछ जो क्रॉप्स होती है उनको स्टोर करते हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। अपना एग्रीकल्चर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि आने वाली जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल थिंग्स रहे, मतलब सस्टेन रहे, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको इजिली यूज कर पाए। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें आगे हमारे पास बताया गया है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। आप क्रॉप को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, मतलब प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे। यील्ड मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन है। तो प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय द मैन ऑन ए लार्ज स्केल, कुछ प्लांट्स जो मैन क्या करता है, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर उनको क्या करते हैं, लगाते हैं, मतलब फील्ड में जो उनके खेत होते हैं उसमें क्या करते हैं, उनको लगा देते हैं, और बेसिकली क्या करते हैं, उनको वहां से उनको फूड मिलता है, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट उसके बदले जो हमें मिलते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो बेसिकली क्रॉप है हमारे पास। और दूसरा न्यूट्रेंट वी गेट, मतलब कौन सी क्रॉप से हमें कौन सा न्यूट्रेंट्स मिलता है। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे पास है क्रियल्स, जैसे कि दाल जो होती है, जैसे कि वीट, मेज, मिलेट्स, और हमारे पास सोरघम। तो इसका जो न्यूट्रेंट्स है हमारे को इनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर मैं बात करूं पल्सिस की, पल्सिस जैसे कि हमारे पास ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रीन ग्राम। तो यहां से पीजन पी भी, और आप लेंटिल्स भी, आप सारे नाम पल्सिस के याद तो नहीं कर पाओगे, पर इसमें से आप 3 to 4 आप नेम अच्छे से याद कर लेना जो आपको इजी लगे। इनसे हमें जो पल्सेज होती है बेसिकली प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर मैं बताऊं आपको ऑयल सीड के बारे में, जो हमें ऑयल देती है, तो जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट आप यूज करते हैं, सोयाबीन हो गई, मस्टर्ड हो गई, जैसे सरसों का तेल जो होता है, तो बेसिकली ये फैट्स, इनसे हमें कौन सा न्यूट्रेंट मिलेगा, फैट मिलेगा, मतलब ये हमारे फैटी उसमें आते हैं। सीसम, कैस्टर, सनफ्लावर, लाइन सीड, तो दीज आर द ऑयल सीड। ठीक है, ये सारे के सारे फैट के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
अगर मैं बात करूं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी होते हैं हमारे पास। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप काफी ज्यादा जानते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया। तो दीज आर ऑल द थिंग्स, इनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि क्रॉप से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो आप ये वाले पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सीजन, ठीक है, जो क्रॉप्स है हमारी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। तो बेसिकली एक आती है हमारे पास खरीफ क्रॉप और दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे कि आप मॉनसून सीजन की बात करते हैं, तो मॉनसून सीजन जो होता है हमारे इंडिया में बेसिकली जून से स्टार्ट होता है। और जून में जैसे हमने कोई क्रॉप लगाई, यानी उसको फील्ड में गए, उसको बो दिया, फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको कल्टीवेट करा। कल्टीवेट मतलब उसको हमने कटिंग का काम करा इन ऑटम। ऑटम जो आता है हमारे इंडिया में बेसिकली अक्टूबर में आता है। तो बेसिकली जून में क्रॉप लगाई जाएगी और अक्टूबर में ये वाली क्रॉप काटी जाएगी। तो इस वाली क्रॉप को हम कौन सी क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, राइस, मेज, टोबैको, पोटैटो, ऑनियन, सोयाबीन, मिलेट्स, ज्वार एंड बाजरा, सुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। तो ये सब इन इतने जो भी इसके एग्जाम्पल है, इनमें से आप 4 to 5 एग्जाम्पल्स इसके अच्छे से याद कर लेना, जो भी आपको इजी लगे। बेसिकली जो जून और अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, तो जून में जो होता है काफी ज्यादा हॉट वेदर होता है, काफी गर्म होता है और बेसिकली और वेट भी रहता है, मतलब काफी गीला गीला सा भी कह सकते हैं जब इसको कटिंग होगी। तो ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशन, मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा गर्म और वेटी कंडीशन में इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। अगर मैं बात करूं वेट कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, इनमें वाटरिंग करते हैं जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा वेट हो जाए। अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स बेसिकली देखो यहाँ पर अक्टूबर में इनकी कटिंग हुई थी। तो ग्रोन अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। थोड़ा टाइम के लिए क्रॉप जो अपना फील्ड होता है उसको खाली छोड़ देते हैं। खाली इसलिए छोड़ देते हैं जिससे कि जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। फर्टिलिटी मतलब जिससे कि नई क्रॉप हम उसमें उगाएंगे तो वो काफी अच्छे से उग पाए। तो इसी तरीके से दे आर ग्रोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। नवंबर में इनको लगाया जाएगा और हार्वेस्टिंग मतलब इनकी कटिंग जो होती है, मतलब क्रॉप को काट दिया जाएगा, तो बेसिकली अप्रैल में। तो ग्रोन इन कोल्ड एंड नियर ड्राई कंडीशन, काफी ठंडे समय में इनको क्रॉप्स को लगाया जाता है और ड्राई कंडीशंस में। बेसिकली इनके एग्जांपल जैसे कि वीट, मस्टर्ड, पी, बार्ले ग्राम और लाइन सीड। तो इनमें से आप जो भी एग्जांपल इनके इजीली याद कर पाए वो अच्छे से इनके एग्जांपल आपको याद करने हैं। दूसरी बात, जब इनके एग्जाम में जब आप इनको लिखेंगे तो रबी के एग्जाम्पल आप रबी में लिखना और खरीफ के एग्जाम्पल आप खरीफ क्रॉप में लिखना। थोड़ा सा भी गलत गलत मत कर देना। जैसे राइस का आर आप याद कर लेना, RMT। तो ऐसे आप राइस, मेज, टबैको, इस तरीके से आप 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। और जैसे इसमें WMP, तो ठीक है ना, वीट, मस्टर्ड, पी, WMP और RMT आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इसके स्टार्टिंग में आप के लगा सकते हो, KRMPT मतलब RMT, K फॉर खरीफ हो जाएगा। और जब इसमें R लगा दोगे तो RWMP मतलब रबी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप इस तरीके से इसमें छोटा सा आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रिक इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी होपफुली, तो अगर हम बात करते हैं जो हमने अपनी क्रॉप्स को लगाया उसकी वैरायटी में इंप्रूवमेंट करना है, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा इंप्रूवमेंट है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंप्रूवमेंट अगर क्रॉप में नहीं होगा तो कौन उन क्रॉप को यूज करेगा, मतलब अपने पास तो विदाउट इंप्रूवमेंट की क्रॉप यूज करने मतलब यूज ही नहीं करेगा कोई, उनको सब अवॉइड करेंगे। आजकल सभी जितने भी मेंबर्स जो भी क्रॉप खाते हैं, मतलब सब क्रॉप से खाते हैं ह्यूमन बीइंग, सबको क्या चाहिए, नीट एंड क्लीन क्रॉप चाहिए, बहुत अच्छी क्रॉप चाहिए। तो उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा, तो एक टेक्निक और स्किल सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें बेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का। हमें एक पढ़े लिखे तौर पर एक अच्छी वैरायटी का और एक क्लीन क्रॉप का हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्शन करना पड़ेगा क्रॉप का फॉर द वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग दोज कैरेक्टर इनटू द क्रॉप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उन क्रॉप का जैसे हमने सिलेक्शन किया तो हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी रखेंगे। जैसे सपोज करो हमने वीट की क्रॉप लगाई है ना, हमने वीट क्रॉप लगाई, तो वीट की क्रॉप जब हम लगाएंगे उसमें से कुछ वीट हम क्या कर लेंगे, फूड के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। अब उसमें से हम क्या करेंगे, उनको स्टोरेज कर देते हैं, कुछ
स्टोरेज भी तो करना है भाई, जो वीट होगा उसको स्टोर भी तो करेंगे। ये तो है नहीं कि एकदम से कटिंग करी और उसको खा लिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, वीट को कुछ कुछ वीट हम एज अ फूड उसको यूज करेंगे लंबे समय तक, और नेक्स्ट ईयर के लिए उसको क्या करेंगे, फिर से सोन कर देंगे, मतलब फिर से उसको फील्ड में जाएंगे कि भाई ये अच्छी क्वालिटी का सीड है, उसको फिर से फील्ड में डालेंगे, जिससे कि दोबारा से फिर से वो नेक्स्ट जनरेशन को वो उसी क्वालिटी के वीट मिल पाए। तो ऐसे ऐसे करते करते हम उसको लंबे समय तक लेकर जाएंगे, और उसको जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे, और वहां पर उन क्रॉप्स को लगाएंगे, जिससे कि सभी जनरेशन इसका अच्छे से यूज कर पाए। तो इसी को बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। जैसे अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया वीट का, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जैसे कि मस्टर्ड हो गई, बार्ले हो गई, बाजरा, ये सब चीजें आप कोई सी भी क्रॉप, मतलब हम सभी क्रॉप में बेसिकली उसका इंप्रूवमेंट करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप जो है खराब हो जाएगी, फिर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, इसका एन इधर है। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में मतलब हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब हमें क्रॉप को थोड़ा सा हाइब्रिड बनाना है। हाइब्रिड मतलब थोड़ा सा देखो, अगर हम नेचुरली क्रॉप उगती है, अगर उसको ओरिजिनल वे में उगाएंगे तो वो क्या करेगी, थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा ज्यादा लंबे समय लेगी, है ना। उसमें प्रॉपर टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेट करना पड़ेगा, फिर उसको कटिंग करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेगी। तो उस टाइम को थोड़ा छोटा बनाने के लिए हम ऐसा सीड रेडी करते हैं जिससे कि वो थोड़ा कम समय में, कम पानी में, कम समय में, कम वाटर एंड लेस टाइम में वो रेडी हो जाए क्रॉप। क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है, क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, बेसिकली टू प्लांट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हमने लिए टू प्रोड्यूस अ प्लांट ऑफ न्यू वेराइटी, जिससे कि कोई भी प्लांट जो है न्यू वेराइटी का क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। जैसे कि द वेराइटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस टेक्निक इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि टू वेज होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग और एक होता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। तो ध्यान रखना है, इंटर वेरिएटल क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग। तो अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप, हमने दो क्रॉप लिए डिफरेंट डिफरेंट, और उनको क्या करा, आपस में हाइब्रिडाइजेशन यूज करा, तो उससे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, अलग तरीके से यूज करते हैं। और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग में अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। तो सेम प्लांट है तो सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करी और एक नया प्लांट प्रोड्यूस करा। तो इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और इंटर वेरिएटल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से आप दोनों बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग का नाम याद रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आप याद कर लेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद करते हैं कि जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, इसकी छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। बेसिकली न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप ऑब्टेन बाय द हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाई यील्ड वेराइटी। इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली HYV। बेसिकली क्या कौन सा सीड बोलते हैं, HYV, हाई यील्ड वेराइटीज। HYV सीड्स बहुत हाई यील्ड वेराइटी सीड्स होते हैं, जो कि हम क्रॉस ब्रीडिंग से हमें मिलते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग इन द सेंस, अगर मैं बताऊं, प्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स हैज लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो HYV सीड्स होते हैं हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, बेसिकली जैसे हम क्या कर रहे थे, पहले कोई एक क्रॉप लगा रहे थे, ठीक है, कोई एक तरीके की क्रॉप लगा रहे थे। अब हमने क्या करा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, हमने सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट सीड को आपस में क्या करा, इंटरब्रीड कराया, और उससे क्या मिला, हमें एक न्यू प्लांट मिला। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या हुआ, एक नई चेंजेस आए, मतलब न्यू थिंग्स हमें देखने को मिली। हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो इंक्रीज हो रही है, उसको भी उस सीड का फायदा मिला, जिससे कि लोगों में
डिमांड जो हुई वो थोड़ी सी कम हुई। जैसे कि एक क्रॉप अगर हम उगाएंगे तो एक ही क्रॉप की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को आपस में ब्रीड कराया और उससे हमें नया प्लांट देखने को मिला, जिससे कि लोगों के बीच में डिमांड, जो पॉपुलेशन है उसके बीच में क्या हुई, कम हुई। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो हुआ, इंक्रीज हुआ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कंसिडरेबली रिड्यूस फूड शॉर्टेज, ध्यान से सुनना, फूड शॉर्टेज एंड जनरेटेड मोर इनकम बाय एग्रीकल्चर में क्या हुआ, बेसिकली इनकम भी ज्यादा हुई क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ी, लोगों को ज्यादा इजीली नई नई प्लांट, नई नई क्रॉप्स देखने को मिली, उनको उन्होंने यूज किया और बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन का ये पार्ट हुआ। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। और इस इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें हमें नई नई क्रॉप्स देखने को मिलती है, इंटरब्रीडिंग अच्छे से हो रही है, नई नई क्रॉप्स जो कि हमें नुकसान भी नहीं दे रही है और हमारे काफी ज्यादा यूज में भी आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से बात करूं कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जो आपको पता होना चाहिए, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम है नॉर्मन बोरलैग। क्या नाम बताया मैंने, नॉर्मन बोरलैग इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्वामीनाथन की, ये इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, बेसिकली इंडिया में इनको ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। ठीक है ना, हर चीज के कोई फादर होते हैं, जैसे कि स्पेशलिस्ट जिन्होंने ये सब चीजें क्रिएट करी होगी स्टार्टिंग में, अब हर कोई इनको जान गया है, पर स्टार्टिंग में एमएस स्वामीनाथन जी ने इन सबको क्रिएट किया था। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है इंडिया में। अब हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे मेन फंडा है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं बताऊं बेसिकली इसमें मैंने आपको काफी पॉइंट बताए हुए हैं, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिकली हायर यील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली इंप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन है, जैसे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करा, इजिली हमें इंप्रूव्ड क्रॉप मिली। तो हायर यील्ड मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इंप्रूव क्वालिटी, तो इंप्रूव क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, इंप्रूव क्वालिटी जो हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब इंप्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स हमें देखने को मिलेगी। बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस, बेसिकली क्रॉप वेराइटीज रेजिस्टेंस डिसीज, पेस्ट, फ्लड, ड्रोट, जो भी कंडीशन हमारी इसमें आएगी, तो मतलब देखो कुछ भी हो सकता है अर्थ में, बेसिकली फ्लड भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, ड्रोट जिसको बोलते हैं, तो उन सब के लिए हमने क्या करा, हायर यील्ड क्रॉप का प्रोडक्शन किया। ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में। जैसे कि बताएंगे, अगर हम मैं बात करूं चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब कोई क्रॉप काफी लेंथी टाइम लेती है पूरा डेवलप होने में, तो उसका टाइम में क्या हुआ, चेंज हुआ। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, समय उसको क्या लगा, कम लगा, और हार्वेस्टिंग उस क्रॉप की क्या हुई, बहुत ज्यादा जल्दी हुई। तो मोर इकोनॉमिकल विल बी द वैरायटी ऑफ क्रॉप, तो उतना ही हमारी जो क्रॉप होगी वो इकोनॉमिकल होगी, मतलब बहुत सस्ते रेट में हमें इजीली मिल जाएगी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, बहुत लोगों को वो क्रॉप इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर दी जाएगी, उसको इजीली मिल भी जाएगी। तो उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, की भाई लोगों को उस क्रॉप का फायदा भी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, तो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स भाई हमें पहले ही पता है कि कौन सी क्रॉप में कौन सा विटामिन्स होता है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर भी हमने हाई यील्ड प्रोडक्शन से भी हमें क्या मिल रहे हैं, वही वाले कार्बोहाइड्रेट्स, वही वाले प्रोटीन हमें उन क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं। तो इसी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। तो जिससे कि क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी क्रॉप की बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। तो इसके आप छोटे छोटे पॉइंट, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, थोड़ा छोटा छोटा लिख के, पर ये जो हेडिंग्स है इनको जरूर लिख के आना, जिससे कि आपको इजीली मार्क्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके एग्जाम में। अगर मैं बात करूं यहां से क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक अच्छा मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है।
मैनेजमेंट इन द सेंस अगर मैं बताऊं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू द कंट्रोलिंग डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड। हमारा जो मेन मोटो है इस चैप्टर में, जो क्रॉप है उसको हमने हार्वेस्टिंग करना है, उसको सोन करना है, समय पे सोन करना और उसको समय पे हार्वेस्ट करना बेसिकली, और हाई यील्ड प्रोडक्शन हमारी मेन डिमांड है इस चैप्टर में। अगर देखा जाए तो वो कैसे कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेंगे, स्किल्ड फार्मर हम का यूज करना पड़ेगा, है ना, अच्छे अच्छे केमिकल्स का यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे। तो कैसे, तो देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली हमारे पास एक तो न्यूट्राइंट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यूट्राइंट का मैनेजमेंट। उसमें प्रॉपर टाइम पर इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप हमें देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन देखते हैं इसमें होता क्या है। तो न्यूट्राइंट का मैनेजमेंट, तो लगभग प्लांट को 16 डिफरेंट न्यूट्राइंट्स चाहिए होते हैं, पानी के साथ साथ, हवा के साथ साथ और सोइल के साथ साथ 16 डिफरेंट न्यूट्राइंट्स उसको चाहिए होते हैं। तो कौन कौन से, एक तो होते हैं हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं बात करूं, एक होते हैं हमारे पास मैक्रो न्यूट्राइंट और दूसरा कौन सा होता है, माइक्रो न्यूट्राइंट। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों में डिफरेंट है। तो न्यूट्राइंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं क्या, मैक्रो। और जो माइक्रो होते हैं ये प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में यानी लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमें जानना है कि मैक्रो कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं। तो मैक्रो जो होते हैं बेसिकली 6 होते हैं। कितने होते हैं ये, 6। टोटल कितने हैं बच्चों, 16। तो 6 हमारे पास ये हो गए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये नाम आप अच्छे से याद कर लेना। और 7 ये रहे हमारे पास, लगभग 13 है हमारे पास टोटल अभी, जो मैं आपको काउंट करा सकता हूं। आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, जिंक, कॉपर, और ये नाम आप इसमें से अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, पूरे भी अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पाए तो आप ये जरूर लिख देंगे कि 16 चाहिए होते हैं, 6 मैक्रो होते हैं और 7 माइक्रो होते हैं। इनके लगभग लगभग 2-2 या 3-3 एग्जाम्पल आप एग्जाम में जरूर लिख देना, जिससे कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी रिड्यूस ना हो, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, तो न्यूट्राइंट का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। 3 हमारे पास कौन से हैं, एयर, वाटर एंड सोइल। तो ये हो गए हमारे पास 6 और 7 और 3 ऊपर हो जाएंगे तो पूरे 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली क्रॉप को समय समय पर हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेट करना पड़ेगा। सबसे मेन टारगेट रहता है हमारा इरिगेट करना। आपने देखा होगा इंडिया में बेसिकली जितनी भी क्रॉप्स हम लगाते हैं वो पूरी की पूरी मॉनसून के ऊपर डिपेंड होती है। फार्मर्स जो होते हैं, आसपास की जो नदी बह रही है किसी के खेत के पास, तो वो वहां से क्या करते हैं, पाइप्स डालते हैं, उनको पंप के थ्रू क्या करते हैं, पानी को अपने खेत तक पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में हमें अपनी क्रॉप को अच्छे से पानी देना है समय पे, उसमें वीडिंग करना है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको रिमूव करना है। अगर कोई इंसेक्ट लग गया है, कोई पेस्ट उसमें आ गया है जो हमारी क्रॉप को नुकसान दे रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्प्रे यूज करने हैं जिससे कि उस क्रॉप को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। स्प्रे का यूज करना है जिससे कि वो पेस्टिसाइड्स, जितने भी पेस्ट है वो सारे के सारे किल हो जाए और हमारी क्रॉप को कोई भी नुकसान ना हो। तो इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया द सोर्स ऑफ क्रॉप यील्ड डिपेंड ऑन मॉनसून एंड द सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पुअर मॉनसून कॉजेज द क्रॉप फेलियर। अगर मॉनसून नहीं आया तो हमारी जो क्रॉप होगी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इरिगेशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड मतलब एक ह्यूमन मेड मेथड है। ह्यूमन क्या करता है, अपनी फील्ड में पानी को पहुंचाता है। कैसे कैसे पहुंचाएगा, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम सच एज वेल्स, या तो वो कोई वेल को देखेगा या फिर वो किसी कैनाल के पास जाएगा, रिवर से लिफ्ट सिस्टम करेगा जैसे कि मोटर के थ्रू मैंने बताया। एंड टैंक्स आर अडॉप्टेड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द वाटर रिसोर्स अवेलेबल। जैसे जैसे भी हमारे फील्ड के आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहां से वो उस पानी को क्या करेगा, अपने फील्ड तक लाने की कोशिश करेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पे इमेज के थ्रू ये है हमारे पास स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम है तो ये बेसिकली वहां पर यूज होता है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जहां पर अनवांटेड स्लोप होता है, मतलब पानी आप वैसे एक साथ नहीं दे सकते पूरी क्रॉप में। जैसे ट्यूबवेल से हम क्या करते हैं, ड्रेन बनाकर पूरा का पूरा पानी फील्ड में छोड़ देते हैं।
तो वो इवनली पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर ये वाला जो पैटर्न है हम बेसिकली वहां पर यूज करते हैं जहां पर अनइवन स्लोप होता है, मतलब या तो पूरा ढाल बन रखा हो या स्टीप स्लोप हो, कैसे भी कुछ भी हो सकता है, पर एक जैसी मतलब एक लेवल में पूरा ग्राउंड नहीं होगा, तो वहां पर हम इस तरीके के पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, या जहां पर बहुत ज्यादा धूप होती है, जहां पर इवेपोरेशन लॉस बहुत ज्यादा होता है, मतलब पानी हवा में उड़ जाता है, तो ठीक है, वहां पर हम इस तरीके के पैटर्न जो कि है ड्रिप बेसिकली स्प्रिंकल इरिगेशन, सॉरी, तो स्प्रिंकल इरिगेशन हम वहां पे यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें यूज करते हैं, वो आपको पता ही होगा, जिसमें हम पानी को डायरेक्टली रूट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न हमारे किस तरीके के, तो क्रॉपिंग पैटर्न आप जरूर ध्यान रखना। तो बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक मिक्स क्रॉपिंग होता है, दूसरा इंटर क्रॉपिंग और थर्ड होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब हमने क्रॉपिंग जो उगानी है अपने फील्ड में, वो किस तरीके से उगाओगे, तो देखो, 2 और मोर क्रॉपिंग साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड हमारे पास है, उसमें हमने क्या करा, 2 या 2 से ज्यादा फसल को मिक्स करा, मतलब सीड को मिक्स करा और उसको उगा दिया। ठीक है ना, मिनिमाइज द रिस्क क्रॉप फेलियर, मतलब भाई हमने क्या करा, जैसे कि वीट के साथ हमने क्या लगा दिए, ग्राम लगा दिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। गेहूं के साथ हमने चने की खेती कर ली, वीट और मस्टर्ड और ग्राउंडनट और सनफ्लावर, तो इसके एग्जांपल आप बिल्कुल डायरेक्टली याद कर लेना, कोई भी 2 एग्जांपल आप इजीली याद रख सकते हो। इंटरक्रॉपिंग बेसिकली सेम है, इंटरक्रॉपिंग बेसिकली सेम है, तो ग्रोइंग पर इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, और इसमें क्या होगा, पैटर्न बदल जाएगा। हो सकता है कि मैंने आपको शायद इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको लेना है। तो इंटर क्रॉपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे ये कोई फील्ड है, ठीक है, जैसे हमने क्या करा, एक सोयाबीन की लाइन लगा दी, यहाँ पे मेज की लाइन लगा दी, फिर सोयाबीन की लाइन लगा दी, और इधर क्या करा, फिर से मेज की लाइन बना दी, तो ये कोई फील्ड हो गया। इसमें हमने क्या करा, एक लाइन वाइज, या फिर हमने क्या करा, एक फील्ड में बॉक्स बना लिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे सोयाबीन, यहाँ पे मेज, यहाँ पे सोयाबीन, यहाँ पे मेज, आधे में सोयाबीन आधे में मेज, इस तरीके से करके लगा दिया। ठीक है ना, और इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं रहता, इसमें वीट के साथ ही ग्राम उग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें क्या रहेगा, एक डेफिनेट पैटर्न रहेगा। पैटर्न मतलब वो किसान की मर्जी है, वो उसको कैसे बनाना चाह रहा है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, तो ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, मतलब एक अच्छे प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि इसका हमें फायदा होता है, बेसिकली ये क्या करती है, जितना भी न्यूट्रेंट है सोइल में, जब हम बार बार क्रॉप लगाते रहेंगे, तो बेसिकली क्या होगी, क्रॉप क्या करेगी, उस सोइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉप को अच्छे से समय समय पर चेंज करते रहते हैं, समय पर चेंज करते रहते हैं, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी हमारी इंक्रीज रहे। जैसे कि हमने पहले मेज लगाई, फिर मस्टर्ड लगाई, फिर शुगर केन लगा दिया कुछ समय बाद छोड़कर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप भी उगी और हमारी सोइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रही, जिससे कि हमारे फील्ड को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग पैटर्न को भी याद करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हमें क्रॉप को बचाना भी है, प्रोटेक्ट भी करके रखना है, उसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं वीडिंग, तो वीडिंग में आप जैसे कि आप इन फार्मर्स को देख पा रहे होंगे, तो ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई भी क्रॉप हमने लगाई, जैसे राइस की क्रॉप है, तो राइस की क्रॉप में कोई अनवांटेड प्लांट्स बीच में उग जाते हैं। ठीक है, हमने क्रॉप उगाई राइस की, पर उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उसमें उग गए, तो उनको हमें रिमूव करना जरूरी होता है। वो इसलिए रिमूव करना है क्योंकि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप के लिए लगे होंगे, जैसे कि हमने उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करा होगा, हमने तो यूज किसके लिए किया था, राइस के लिए, और अनवांटेड प्लांट फ्री में उग गए, फिर उन्होंने क्या करा, जो हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हैं उनको क्या करा, उन्होंने प्लांट्स ने खाना शुरू कर दिया, जिससे कि राइस की क्रॉप को हमारे को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या मिले, बहुत कम मिले, तो हमें उनको समय समय पर रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, वीडिंग। अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना ही हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। तो कौन कौन सी ग्रास बेसिकली उग जाती है
क्रॉप के साथ जो भी हम लगा रहे हैं, जैसे कि एक गुखारू करके नाम दे रखा है, आपको एक गाजर घास करके दे दिया, इनके साइंटिफिक नेम आप यहाँ से याद कर लेना, या आप इनको हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी एग्जाम में लिख सकते हो। मोथा भी उग जाता है जिसको हम सिप्रिनस रोट रेटिनस करके बोलते हैं। तो जब पेस्ट बेसिकली पेस्ट कंट्रोल भी हमारा एक सेकेंडरी पार्ट होता है, तो पेस्ट को भी हमें अपनी क्रॉप में क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। तो ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, हो सकते हैं माइट्स, हो सकते हैं माइस, हो सकते हैं। ये बेसिकली हमारी क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बर्ड्स भी बेसिकली खराब कर देती है। रैट्स पूरी सोइल के अंदर घुस जाते हैं नीचे की तरफ, उनकी रूट्स को खा लेते हैं, जिससे कि उस क्रॉप की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इन सब चीजों को हमें रोकना है। तो उस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, पेस्ट कंट्रोल बोलेंगे। तो सम पेस्ट जो होते हैं हमारे पास, एफिड्स हो सकते हैं, ग्रास ऊपर्स हो सकते हैं, और बोरर्स हो सकते हैं। तो कॉमन डिसीज भी हो जाती है रिलेटेड टू द पेस्ट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जैसे पोटैटो की क्रॉप है, काफी ज्यादा समय लगा देगी, रस्ट हो जाएगा, रस्ट रस्ट एंड स्मर्ट ऑफ वीट हो जाएगी, मतलब क्रॉप हमारी खराब हो जाएगी, अच्छा भी नहीं मिलेगा। गोल और ट्यूमर, मतलब उनकी जो हाइट होगी क्रॉप की वो अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी। तो जो प्लांट होंगे वो बहुत ज्यादा ड्वार्फ जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे उगेंगे, तो काफी बेकार क्रॉप कर देते हैं। तो बेसिकली ये काफी प्रॉब्लम हो जाती है फार्मर्स के लिए भी इनको रिमूव करना, क्योंकि जब हम पेस्ट का यूज करेंगे, जैसे कि पेस्ट को रिमूव हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती है, जैसे कि डेस्ट्रॉइड फ्रेंडली इंसेक्ट अलोंग विद द पेस्ट। तो जो पेस्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप को खा रहे हैं, उसके साथ कुछ इंसेक्ट होते हैं जो हमारी क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं। वो पेस्टिसाइड्स के साथ साथ, अगर जब हम पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे अपने फील्ड में, तो हमारे इंसेक्टिसाइड्स, जो भी इंसेक्ट होंगे जो फ्रेंडली है, वो भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप को नुकसान होता है। अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज की करूं, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी काफी होता है, क्योंकि जो वहां के आसपास की हवा होती है बहुत ज्यादा बेकार होती है। उसको अगर आप नॉर्मल ब्रीथ करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इफेक्ट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, तो जो भी हमें क्रॉप मिलेगी उसका जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर फैटी कोई क्रॉप लगा रखी है, तो वो भी हमें काफी ज्यादा नुकसान देगी। अगर मैं बात करूं एनिमल्स ईटिंग सच एज क्रॉप्स आल्सो गेट अफेक्टेड, जो एनिमल्स उस क्रॉप को खाएंगे तो उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, पेस्ट है। तो दोनों के लिए ये नुकसानदायक हो सकती है। तो पेस्टिसाइड्स बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बड़ा फील्ड है हमारा, बहुत ज्यादा एकड़ में है, तो एरोप्लेन के थ्रू भी की जाती है, ठीक है। एरोप्लेन में पेस्टिसाइड्स भर लेते हैं और पूरी क्रॉप पे वो क्या कर देता है, स्प्रे कर देता है। ये बहुत बड़े बड़े फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। जो हमारे नॉर्मल फील्ड होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रे करते रहते हैं, तो वहां से भी पेस्टिसाइड्स ही, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स ही बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने जैसे अपनी क्रॉप्स को उगा लिया, अब उसको स्टोरेज करना भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टोरेज की मैं बात करूं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ग्रैनरीज बनाते हैं। तो ग्रैनरीज आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा का बड़ा पार्ट है, इसमें आपने गनी बैग्स में वीट को, ग्रेन को, अलग अलग क्रॉप्स को भर के इसमें रखते हैं लंबे समय तक, जिससे कि हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो हार्वेस्टेड क्रॉप आर स्टोर्ड अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट, तो मार्केट में हमें उनको सेल करना होता है, तो उसको हम एक ग्रेनरी में स्टोर करके रखते हैं। समटाइम रोडेंट्स, फंजाई या फिर माइट्स, बैक्टीरिया, इवन मॉइस्चर और टेम्परेचर्स जो होते हैं, हमारे जो ग्रेनरी में क्रॉप ये रखी हुई है, क्रॉप्स, इनको क्या कर देते हैं, ग्रेन्स को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो वो मॉइस्चर भी हो सकता है, मॉइस्चर हो सकते हैं, रोडेंट मतलब कोई चूहे आ गए, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर कुछ हो गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे जो ग्रेन्स है वो खराब हो सकते हैं। तो इनको एक अच्छे पैरामीटर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होती है जब हम स्टोर करते हैं ग्रेन को। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम, तो हैंस ग्रेन फर्स्ट ड्राई, तो उनको क्या करना है, पहले सबसे पहले ड्राई करना है, क्योंकि जब हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, मॉइस्चर होता है। उनको हमें ग्रैनरी में, ग्रैनरी मतलब जो जिसमें बहुत ज्यादा हवा पास हो सकती है, जैसे कि इतने बड़े नहीं होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रैनरी बोलते हैं। तो इनको उसमें क्या करना है, ड्राई करना है। तो उसके बाद उनको गनी बैग्स, गनी बैग्स मतलब बोरे में, बड़े बड़े बोरे में उनको पैक करके उसमें अच्छे से रखना है। तो गवर्नमेंट स्टोर ग्रेन इन लार्ज कंटेनर,
बेसिकली हम स्टोरेज टावर भी बनाते हैं जिसको हम सिलोस बोलते हैं, सिलोस बोलते हैं। तो बफर स्टॉक आर स्टोर्ड इन गोडाउन टू मीट द इमरजेंसी नीड। कोई भी इमरजेंसी नीड हमारी इस कंट्री में हो सकती है, जगह जगह पर हो सकती है। फ्लड आ गई, ड्रोट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो नेचुरल क्लाइमेटी के कारण भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, तो वो सब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है। तो प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल स्टोरिंग ग्रेन्स, तो क्या क्या हो सकती है। रूम जो होगा हमारा वो फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। माइस प्रूफ होना चाहिए, कोई भी उसमें चूहे रोडेंट वगैरह नहीं होने चाहिए। केमिकल्स जो होंगे उसमें हमें समय समय पर स्प्रे करने पड़ेंगे, जिससे कि उसमें कोई भी रैट हो गया, इंसेक्ट हो गया, उसके अंदर ना आ पाए और ना वो हमारी क्रॉप को ज्यादा नुकसान दे पाए। ठीक है, तो स्टोरेज प्लेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, उसमें एक प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी ग्रेन्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरीके से इन पॉइंट को दिमाग में रखेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो हमारे पास आती है सबसे पहले कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग मतलब हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं वाइल्ड एनिमल की फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हमारे जो पर्पस है वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिकेशन के लिए हम घरेलू पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जो कैटल्स हम अपने घर पे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं उसे डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या होता है, एक ब्रांच है बायोलॉजी की। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, विच डील्स विद द फीडिंग ऑफ शेल्टर्स, हम उनको क्या करते हैं, फीड कराते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं, प्रॉपर शेल्टर में रखते हैं और उनका केयर करते हैं, केयरिंग और ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स जो होती है हमारे काफी फायदे के लिए होती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एनिमल डोमेस्टिकेटेड फॉर कंपेनियनशिप एट होम इज कॉल्ड पेट्स। जो हम अपने घर पे पालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। उसके बाद एनिमल डोमेस्टिकेटेड टू ऑब्टेन फूड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो जिससे कि हमें फूड भी मिलता है और कोई अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी मिलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक्स कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंट है, एक तो हम अपने पर्पज के लिए ये यूज करते हैं उन्हें पेट्स कहते हैं, जो हम लाइव स्टॉक्स मतलब मार्केट में बेचने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए जो भी हम यूज करते हैं, तो उन्हें हम कौन से एनिमल्स में आते हैं, वो लाइव स्टॉक्स में आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कैटल्स एंड बफेलोज, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैटल्स एंड बफेलोज। तो अगर मैं बात करूं अपनी इंडिया की, तो देयर आर 30 डिफरेंट ब्रीड्स काउज इन इंडिया। अगर भारत में मैं बात करूं, लगभग 30 वेराइटी की ब्रीड्स है। 30 वेराइटीज, समझ रहे हो ना, 30, जिनमें से कुछ आप लोग जानते भी होंगे, ब्रीड्स अलग अलग होती है। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटिक, एक्सोटिक मतलब फॉरेन ब्रीड्स, मतलब एक्सोटिक मतलब जो बाहर की हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो जैसे जर्सी, होलेस्टीन, और एक यहाँ पे फ्राइसियन, ब्राउन स्विस, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इंडिजीनियस यानी कि इंडियन ब्रीड जो मैं बात करूं, एक रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, तो ये हमारी क्या है, इंडियन ब्रीड है। तो बेसिकली ये काउ, ये सब है गाय ही, काउ है, पर इनके नाम जो होते हैं ब्रीड के अलग अलग होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, फॉरेन ब्रीड के और इंडिजीनियस ब्रीड के, इंडिया वाली ब्रीड के। तो कुछ काउ आपको देखने को मिल रही होगी, आप गौशाला में गए होंगे तो आपने वहां पे डिफरेंट डिफरेंट काउ देखी होगी, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स की होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं शेल्टर एंड फीडिंग, शेल्टर एंड फीडिंग, तो बेसिकली शेल्टर में बेसिकली क्या करते हैं, काऊ को रखते हैं। ठीक है ना, इट मस्ट बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड, मतलब एक वेल लिट होना चाहिए, वेंटिलेटेड मतलब हवा उसमें अच्छे से आसपास हो रही होनी चाहिए। कैटल सेट मस्ट बी प्रॉपर्ली कवर्ड टू प्रोटेक्ट द कैटल फ्रॉम रेन, अगर बारिश आए तो उसमें से जो कैटल्स है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्लोर जो होना चाहिए वो स्लोपिंग होना चाहिए, जैसे कि स्लोपिंग अगर होगा, जैसे काउ होगी वो यूरिन भी करेगी, है ना, काउ डंग भी करेगी, तो वो क्या होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए, जिससे कि वो बह जाए और किसी प्रॉपर जगह पे वो चला जाए। उसके बाद मैं बात करूं, द शेल्टर मस्ट बी स्पेसियस टू दैट ईच एनिमल इज कंफर्टेबल, तो स्पेसियस होना चाहिए जिससे कि सारे एनिमल्स क्या रहे, कंफर्टेबली, मतलब आराम से वो अपना जीवन जी सके। तो देयर शुड बी अरेंजमेंट टू फ्रेश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल यूरिन एक्सक्रीटा मस्ट बी मेड, तो जहां पर यूरिन हो गया, एक्सक्रीटा मतलब जैसे कि काउडंग हो गया, उसका एक प्रॉपर अलग से जगह होना चाहिए। शेल्टर शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, जहां पर लोग रहते हैं उसके आसपास नहीं होना चाहिए, जो शेल्टर्स होते हैं थोड़ा दूर की तरफ होने चाहिए, जिससे कि आसपास के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
अगर मैं बात करूं फीडिंग की, तो फीडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, एनिमल फूड विच कंटेन असेंशियल कंपोनेंट नीडेड फॉर ग्रोथ, जो एनिमल्स के कंपोनेंट होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, डेवलपमेंट एंड जनरल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी को डेवलप और हमारी बॉडी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। तो फीड दो तरीके की होती है, जैसे कि एक रफेज और एक हमारे पास कंसंट्रेट। तो रफेज इज अ कोर्स फाइब्रस सब्सटेंस विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, जिसमें क्या होते हैं, लो मतलब कम, फाइब्रस सबसे मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा कम रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। और कंसंट्रेट्स में दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, तो ये सब चीजें क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो जैसे कि ग्रेन, सीड्स, बाजरा, मेज, ज्वार, राइस, बाजरा विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो आप इस तरीके से इनका डिफरेंशिएट याद रख सकते हैं। रफेज में ध्यान रखना लो न्यूट्राइंट होते हैं और कंसंट्रेट में हमारे न्यूट्राइंट बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोल्यूट्री, तो पोल्यूट्री बेसिकली एक टाइप ऑफ फार्मिंग। तो पोल्यूट्री में आप देख भी रहे होंगे, जिसमें हम ये सब, आप इसमें चिकन्स देख रहे हैं यहाँ पर, हेंस वगैरह, तो इनकी फार्मिंग करते हैं। तो पोल्यूट्री बेसिकली इज द राइजिंग ऑफ चिकन्स, डक्स, टर्कीज एंड गीज फॉर मीट एंड एग्स, जिससे कि हमें मीट और एग, जो ह्यूमन बीइंग है बेसिकली इनके ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, तो इनकी फार्मिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो द एग लेइंग चिकन्स आर कॉल्ड एगर्स, जो एग लेइंग मतलब जो एग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एगर्स, और बेसिकली लेयर्स के नाम से भी उनको जाना जाता है। द चिकन रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, जिनसे हमें मीट मिलता है उनको क्या कहते हैं, ब्रोइलर्स कहते हैं। जिनसे हमें मीट मिलेगा उन्हें ब्रोइलर्स कहेंगे, जिनसे एग मिलेगा उन्हें एगर्स या फिर लेयर्स कहेंगे। तो फ्लोइंग ये कुछ ब्रीड्स है जो कि इंडिया में पोल्ट्री की काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक तो इंडिजीनियस और एक एक्सोटिक, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, फॉरेन ब्रीड बोला जाता है। तो इंडिजीनियस में जैसे कि असील, और एक्सोटिक में व्हाइट लैग्रोन और रोड आइलैंड रेड। तो बेसिकली दीज आर द नेम ऑफ द एक्सोटिक ब्रीड। अगर मैं यहां से पोल्यूट्री के बाद आपको पोल्यूट्री केयर के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी फार्मिंग आप करेंगे उसको आपको केयर जरूर देना पड़ेगा, तभी आपका काम अच्छे से चलेगा। अगर मैं बात करूं पोल्यूट्री केयर की, तो चिकन आर रेस्ड इन ए वायर केजेस, एक अच्छा वायर केजेस मतलब एक पिंजरा, उनमें रखना पड़ेगा। बर्ड्स उनके आसपास नहीं आने चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं होने चाहिए। द प्लेस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, एक अच्छा वेंटिलेटेड होना चाहिए। फीड ऑफ पोल्यूट्री बर्ड्स कंटेन मेज, मतलब जो वो खाएंगे, मेज खाते हैं, सोया राइस, ब्रान, ये सीरियल्स, ग्राउंडनट्स, केक्स। तो दीज आर द थिंग्स जो कि उनके आसपास इजीली रहनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी खाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए। उनके पास पानी की सुविधा भी एक रेगुलर इंटरवल पर, और उनको जिससे कि इजी एक्सेस रहे सारे बर्ड्स को, तो वो भी उनके पास इजीली रहना चाहिए, ठीक है। तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर कोई बीमार हो रही है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी एक वेटरनरी डॉक्टर भी वहां पर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पीसी कल्चर की, पीसी कल्चर बेसिकली फिश प्रोडक्शन में आता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मरीन फिशरी बेसिकली होता है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मतलब जो समुद्र की तट, जैसे समुद्र की जो रेखा है, मतलब जो समुद्र की लाइन है, जहां से इंडिया की जो कोस्ट लाइन है जो जुड़ा हुआ है, लगभग 7500 किलोमीटर लंबी लाइन है, ठीक है, और काफी ज्यादा डीप है। तो हमें क्या करना है, फिश आर कॉट बाय यूजिंग फिशिंग नेट्स। तो फिशिंग नेट्स आते हैं, अदर गियर्स भी यूज होते हैं, जो कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी से हम यूज करते हैं फिश को पकड़ने के लिए। तो इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू लोकेट, मतलब इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स बेसिकली क्या करती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा फिश होती है तो वो क्या करती है, उस जगह को देख लेती है, उस पर फिर जो हमारे फिशर्स होते हैं, जो फिश पकड़ने वाले होते हैं, उस लोकेशन पे जाके नेट की मदद से, शिप की मदद से उन फिश को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स और इको साउंडर भी काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं टेक्नोलॉजी में। तो सम ऑफ द पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज आर, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, और एक आता है हमारे पास मैकरल, स्नैपर एंड मुलेट्स। ये आपकी फिश के कुछ ब्रीड्स है पॉपुलर। तो फिश रियर्ड इन पीसी कल्चर आर, जो पीसी कल्चर्स होती है जैसे कि कैटला, मारिगल, और एक आता है हमारे पास तिलापिया एंड सिंघाई। तो सिंघी बेसिकली, सिंघाई करके भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारी कुछ पॉपुलर ब्रीड के नाम है।
तो अगर मैं बात करूं इनलैंड फिशर्स, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया में अपने अकॉर्डिंगली भी फिश का फार्मिंग कर सकते हैं। तो फिश रिजर्वायर्स, जैसे कि हम किसी कैनाल में आसपास, पॉन्ड्स में, रिवर में, और हमारे पास लगून्स बना लेते हैं बेसिकली, जिससे कि हम इनमें फिशिंग का यूज करते हैं। तो छोटे छोटे तालाब, पोर्ट में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इनको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इनलैंड फिशर्स, जो हम कम क्वांटिटी में और छोटे एरिया में फिश को यूज कर लेते हैं। ये भी बेसिकली डिमांड जो होती है ना फिश की, उसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि डिमांड को रोका जा सके। ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे जो काम करते हैं। तो पर्पस बेसिकली फिश प्रोडक्शन का क्या है, तो फिश एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन फूड का, हाईली प्रोटीजीनियस होता है, काफी ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। बेसिकली जो सार्क लिवर ऑयल होता है, सार्क जो फिश है उसका लिवर ऑयल होता है, कोड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन ए को अगर किसी के अंदर कमी है, डेफिशिएंसी है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, सार्क लिवर ऑयल और कोड लिवर ऑयल आप इन फिश का यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है बी कीपिंग, मधुमक्खियों का पालन भी करना। तो बी कीपिंग भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बी कीपिंग बेसिकली एपीकल्चर का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, एपीकल्चर का पार्ट है। तो इज द आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ हनी बीज, तो हमें बी से क्या मिलता है, हनी मिलता है। और मेंटेनेंस ऑफ द कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है, ऑफ हनी बीज बाय ह्यूमंस टू ऑब्टेन हनी एंड अदर कमर्शियली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट। बेसिकली बी से हमें क्या मिलता है, हनी, जो कि हमारी मेडिसिन में, वैसे नॉर्मल खाने में उसका यूज किया जाता है। तो द प्लेस वेयर द बीज आर केप्ट इज कॉल्ड बी यार्ड, जहां पर इनको रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, बी यार्ड बोलते हैं, और एप्री भी बोलते हैं। ध्यान रखना, बी यार्ड और एप्री, जहां पर बी को रखा जाता है, इनकी कॉलोनीज बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्सेस बना देते हैं, उनमें रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये पीछे आना था टॉपिक पर थोड़ा लास्ट में डाला मैंने। ये आप सभी बच्चे जानते भी है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हमारी क्रॉप में काफी ज्यादा यूज होता है। तो मैन्योर्स बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है। मैन्योर जो बनता है एक नेचुरली क्रिएट होता है, और जो फर्टिलाइजर्स है ये बेसिकली केमिकल प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो नेचुरली जो चीजें होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, जो केमिकल से बनती है ये हमें नुकसान देती है। तो डोजेज इज नॉट फिक्स, मैन्योर को आप कितना भी डाल सकते हैं, पर फर्टिलाइजर्स को जब आप क्रॉप के अंदर अपने फील्ड में डालोगे, इसकी डोज फिक्स होती है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में आपने डाला तो आपकी जो क्रॉप है वो खराब हो सकती है। इसका जो मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉइल, पीएच वैल्यू जो सॉइल की होती है, ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक तो नहीं है, तो उसको ये क्या करती है, मेंटेन करके रखता है। कौन, मैन्योर। पर ये पीएच ऑफ द सॉइल में भी अल्टर्ड हो सकती है, मतलब खराब हो सकती है। अगर ज्यादा यूज करा, कम यूज करा तब भी खराब हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान से इसको यूज करना होता है। ये रिच होता है माइक्रोब्स में, न्यूट्राइंट्स एंड डू नॉट पॉल्यूट द सॉइल, और सॉइल को बिल्कुल भी पॉल्यूट करने का काम नहीं करता है। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की, तो ये फास्फोरस में, पोटेशियम में और बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, और ये सॉइल को बहुत बेकार तरीके से पॉल्यूट कर देता है। तो जो ज्यादा मदद करते हैं वो मैन्योर्स भी मदद करते हैं, और फर्टिलाइजर्स भी मदद करते हैं। एचवाईवी सीड्स में, हाई यील्ड वाली क्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप्स में बेसिकली फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। नॉर्मल क्रॉप्स में हम छोटे छोटे फील्ड में मैन्योर्स का यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, चार चार पॉइंट आपको लगभग याद कर लेने हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के डिफरेंशिएट के। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा यहाँ तक फिनिश हो जाता है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको अपने एग्जाम के लिए रेडी करने। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर हाई यील्ड, व्हाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन फील्ड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।